ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। ना सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन कोई भी डाउट है तो वो भी आप हमें इस सेगमेंट में भेज सकते हैं। तो चलिए शो को आगे बढ़ाने से पहले रुक करते हैं हमारे अगले अहम सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन की ओर। बिल्कुल। तो आज किस कारण की वजह से अक्षय हमारे साथ जुड़ नहीं सके, लेकिन उनके जो कॉल है, आज की रिकमेंडेशन है, वो हमारे पास आ चुकी है अक्षय भागवत की, जो जेएम फाइनेंशियल से है। तो यहाँ पे इनकी खरीदारी का जो रिकमेंडेशन है वो HAL पर है। कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है 4400 के स्ट्राइक पर। इसका अगर रेट देखें तो 109 110 के आसपास आप खरीद सकते हैं, इसके बीच खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस नीचे के तरफ 80 रुपए का लगा है और ऊपर के तरफ टारगेट लेवल देखें तो 140 रुपए का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 165 का है। यहाँ पे अगर हम देखें तो अधिकतर मुनाफा कुछ 13,500 का हो सकता है और अधिकतम नुकसान देखें तो 7,500 का नजर आ सकता है। तो यहाँ पे भी एक अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड 2:1 का नजर आता है। एक डिस्क्लोजर भी बता देता हूँ, क्योंकि FNO में ट्रेड करना जोखिम भरा हो सकता है। सेबी के स्टडी के अनुसार 10 में से अधिकतम 9 लोगों को नुकसान होता है। तो सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बात करके ही इसमें कोई भी ट्रेड ले। बिल्कुल। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और आज हमारे साथ गेस्ट के तौर पर अभी अजित मिश्रा जी शामिल है। अजित, हैप्पी धनतेरस। हैप्पी धनतेरस अंश, और आपको, आपकी सारी टीम को, सभी व्यूअर्स को हैप्पी धनतेरस। बिल्कुल अजित। तो बताइए, आप धनतेरस कैसे सेलिब्रेट करते हैं? आप कुछ खरीदते हैं गोल्ड सिल्वर, या आज पूजा होती है आपके यहाँ? नहीं, देखिए, पूजा तो नहीं होती है, बट यस, स्पेशल ओकेजन पे जैसे कि कुछ ना कुछ लिया जाता है, चाहे वो गोल्ड हो या फिर कुछ घर से रिलेटेड सामान, तो डेफिनेटली वो तो हो ही रहा होगा। मैं अभी ऑफिस में हूँ तो ऑब्वियसली उसके बारे में आइडिया नहीं है। बिल्कुल। तो चलिए हमारे पास एक व्हाट्सअप क्वेश्चन है, वो आपसे पूछ लेते हैं। विक्रम जी का सवाल है BEL पर। इस पर ये कुछ 360 शेयर होल्ड कर रहे हैं 290 के भाव से। वहाँ से देखें तो स्टॉक कुछ 5-6% नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है। जो 290 का लेवल है, इस महीने में काफ़ी 6-7 सेशन तक हमें रेजिस्टेंस दिखा था, वहाँ पे ही ट्रेड कर रहा था। उसके बाद में वहाँ से हमें बिकवाली होती हुई नज़र आई। तो जहाँ पे इनकी खरीदारी है वही शायद से अहम रेजिस्टेंस के तौर पे नज़र आता है। यहाँ पर आपको क्या लगता है, नीचे से एक अच्छा सपोर्ट दिख सकता है, एक रिकवरी आती हुई नज़र आ सकती है? बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे अंश अभी एक चीज पॉजिटिव ये हुई है कि जो डिक्लाइन आया इसमें 100 EMA के ब्रेक के बाद, वहां से जो रिकवरी है वो भी उतने इक्वली शार्प है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही साइड पे बुल्स और बेयर्स में एक टसल है कि किस साइड पे ये स्टॉक जाएगा। जैसे कि आपने बताया कि 285 290 का जोन ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक कि हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे तब तक एक डिसाइसिव रिकवरी की चांसेस कम होंगे। और वहीं पे अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे 265 को ब्रेक कर देता है, तो फिर मान के चलिए कि दोबारा से शायद आपको थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का बायस बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये देखते हुए मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आपको 265 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। 290 के पास आपकी पोजीशन है तो ज्यादा नुकसान अभी है नहीं कंपैरेटिवली। वो बढ़ सकता है, अगर 265 को ब्रेक किया तो 255 250 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं इसमें। बिल्कुल। तो ये राय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर। राजकुमार अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजकुमार, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे? मॉर्निंग मैडम। मैं ये कह रहा था, मेरे पास NHPC के और क्या नाम वारी के 9 शेयर हैं और NHPC के 500 शेयर हैं। मैडम, ये NHPC को लिए काफी समय हो गया, ये कहाँ तक जाएगा मैडम? और वारी एनर्जी की क्या पोजीशन है? ओके, वारी एनर्जी पर हम शायद राय नहीं दे पाएंगे, अभी 2 दिन पहले लिस्ट हुआ है तो चार्ट्स थोड़े कम होते हैं, लेकिन NHPC पर फोकस करेंगे। 500 शेयर है आपके पास, जो आपने 96 रुपीस प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। स्टॉक अभी 78 के आसपास है। तो थोड़ी सी गिरावट तो यहाँ पर दिखी है आपके परचेज प्राइस से। क्या राय रहेगी NHPC पर? देखिए आशीषा, यहाँ पर जैसे कि PSU सेगमेंट ओवरऑल ही यहाँ पे आप करेक्टिव ट्रेंड देख रहे हैं। ऑलमोस्ट करीब 40-45% ऑन एन एवरेज करेक्ट किया है इन्होंने अपने रिकॉर्ड हाई से। NHPC में बेसिकली प्रॉब्लम एक और है कि कुछ एक काउंटर्स में तो थोड़ा सा बाउंस का अटेम्प्ट हुआ है, उस तरीके का अटेम्प्ट भी नहीं हुआ है NHPC में।
तो ये एक थोड़ा सा चिंता वाला विषय है, कंसिडरिंग कि अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है, अब ऑलमोस्ट काफी बड़े नाम डिक्लेयर भी कर चुके हैं और एनएचपीसी के नंबर्स बेसिकली अब उनको देखने होंगे कि वो किस तरीके से पैन आउट होते हैं। अगर नंबर्स थोड़े ठीक ठाक आते हैं और उसमें कुछ रिस्पाइट दिखता है, जैसे कि स्टॉक 82 के लेवल 83 के लेवल को क्रॉस करके सस्टेन करता है, तब शायद एक रिकवरी की इंडिकेशन होंगी करीब 88-90 तक के जोन पे। बट उसके बियॉन्ड मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा दिक्कत होगी स्टॉक को सस्टेन करने में। और वहीं पे नीचे पे 72-72 का जोन है वो मेजर सपोर्ट है। तो अभी के हिसाब से तो मैं कहूंगा नहीं कि एग्जिट करने के लिए 72 तक के लिए आप प्रिपेयर रहिए कि अगर इन केस अर्निंग में कोई डिसअपॉइंटमेंट आती है शायद वहां तक ये स्टॉक रिट्रेस करे। वहां एक मेजर सपोर्ट है, वहां थोड़ा कंसोलिडेशन होकर रिकवरी के चांसेस बनेंगे, जहां पे कि पहला रेजिस्टेंस होगा 83 का, उसके बाद करीब 88-90। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। गाजियाबाद से मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर है। मनोज नमस्कार। मैडम मेरे पास एक्साइड इंडस्ट्रीज के 350 शेयर हैं 555 के रेट पे, तो मैं क्या टारगेट सोच के चलूं 3 महीने के लिए और क्या इसका एसएल लगाऊं? 456 कहा ना आपने? 555 555 555 है। चलिए तो ये भाव हम करेक्ट करवा देंगे। नजरिया एक बार फिर से बताएंगे, मैं सुन नहीं पाई। 3 महीने का। 3 महीने का। ऑलराइट अजीत 555 की इनकी बाइंग प्राइस है, एक्साइड की बात कर रहे हैं। बिल्कुल कविता, देखिए यहाँ पे इन्होंने शायद अभी जो हाइस के पास ही इन्होंने इसको बाय किया था, वहां से रिट्रेस हो रहा है, पिछले करीब 3-4 महीने से ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं। हाल फिलहाल में स्टॉक ने अपना लॉन्ग टर्म एवरेज रीटेस्ट किया है करीब 440 के पास, और वहां पे एक बेसिकली कंसोलिडेशन का अटेम्प्ट हो रहा है। तो देखिए जब तक 440 होल्ड है तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेफिनेटली बने रह सकते हैं। बाउंस की एक पॉसिबिलिटी है, जो कि स्टॉक करीब 485 पहला और उसके बाद करीब 520, तो 550 आने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। जैसे मैं बताया कि अर्निंग्स अब बेसिकली क्रिटिकल फैक्टर्स है, तो इसमें भी आप उसी का ध्यान रखिएगा कि किस दिन अर्निंग आने वाली है। 440 अगर वो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली आपको एग्जिट करने के बारे में या पोजीशन को हल्का करने की सोचना चाहिए, और वहीं पे एक बार को 520 का भी जोन आ जाए तब भी मैं कहूंगा थोड़ा सा पोजीशन को हल्का करें। बिल्कुल, तो आपको अहम लेवल्स यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्रीज पर दे दिए गए हैं। इसी के साथ अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। गणेश कुमार हमारे साथ शामिल है। गणेश, हैप्पी धनतेरस। जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए किसमें है आपकी खरीदारी? बढ़िया है सर। बताइए कौन से स्टॉक होल्ड कर रहे हैं आप? हम टाटा मोटर कर रहे हैं। टाटा मोटर्स, ठीक है। टाटा हीरो मोटर। हीरो मोटोकॉर्प, जी जी बताइए कौन से भाव से होल्ड कर रहे हैं आप? हीरो मोटर जी सर, 35 शेयर। जी जी ठीक है, और ये आपका भाव क्या है? 5200 आपने कुछ भेजा है, 220 का। जी ठीक है। अजीत जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। हीरो मोटोकॉर्प इनकी खरीदारी है 5220 के पास से, 35 शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। वहाँ से देखें तो स्टॉक कुछ 7-7.5% नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ स्टॉक ने आज शायद 5 मंथ 6 मंथ लो भी छू लिया है। कुछ सेशंस बाद हमने देखा कि 200 EMA को भी तोड़ चुका है। तो ये तोड़ता हुआ कितना नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर कुछ ओवरसोल्ड के कुछ इंडिकेशंस नजर आ रहे हैं या और गिरने वाला है यहाँ से? ये जब से बजाज ऑटो के नंबर्स आए हैं तब से ये प्रेशर और बढ़ गया है अक्रॉस दी ऑटो काउंटर्स। आज मारुति के नंबर्स हैं ऑब्वियसली, तो वो काफी क्रिटिकल रहेगा। आज भी उसी तरीके का ट्रेंड दिख रहा है कि एक पॉज के बाद बेसिकली डिक्लाइन रिज्यूम होते हुए मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक में। हीरो मोटोको में भी एक नेगेटिव चीज हुई है कि आज इसने अपनी लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे स्लिप हो गया है। 4940 का जो लेवल था पिछले 2 दिनों से वहीं पे ये कंसोलिडेट कर रहा था, आज उसको ब्रेक करके ये सस्टेन कर रहा है, तो अच्छे साइन नहीं है। और इसके हिसाब से आप देखिए, मान के चलिए कि 4600 लेकर 4700 का जोन, ये अब बेसिकली नेक्स्ट इसका बढ़ाव होगा। ओवरसोल्ड पोजीशन डेफिनेटली है, तो हो सकता है शायद बीच बीच में आपको बाउंस थोड़ा सा देखने को मिले, बट अब आपको जब तक कि 4950 के पास सस्टेन नहीं करता है तब तक कोई एक डिसाइसिव रिकवरी के चांसेस कम रहेंगे। तो क्योंकि इनकी काफी ऊपर की खरीद है, मेरी रिकमेंडेशन होगी 4700 का डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, और रिकवरी के केस में करीब 5150 से लेकर 5200 के बीच में वहां थोड़ी सी पोजीशन को हल्की करने के बारे में सोचना चाहिए।
ये राय हीरो मोटोकॉर्प पर। इस बीच जयेश चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जयेश, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे? गुड मॉर्निंग मैम। ये मैम SJVN पर जानना था। मेरे पास 146 का खरीद भाव का है, तो कई टाइम से ऊपर ही नहीं आ रहा है, तो क्या करें आप इसका? बिल्कुल 108 108 के आसपास स्टॉक अभी है। और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? 1 साल तक। 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। अजित, क्या राय रहेगी? SJVN पर 146 रुपीस प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने स्टॉक खरीदा है और 100 शेयर है उनके पास। बिल्कुल, देखिए आशीषा, मैं बार बार कोशिश करता हूँ ये शेयर करने का दर्शकों के साथ, हमारे इन्वेस्टर्स के साथ भी, कि अगर आपने ट्रेडिंग के लिए कोई पोजीशन ली है, एक ₹5, ₹10, ₹20 का एक आप टारगेट अगर उसको देख रहे हैं, तो उसका हाफ बेसिकली स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अदरवाइज इस तरीके की सिचुएशंस आती रहेंगी आने वाले टाइम में भी, बाजार एक साइड नहीं चलता है। तो देखिए SVGN काफी स्ट्रॉन्ग मूव आया था, ₹22 से 165 का मैं मूव देख पा रहा हूँ। ऑलमोस्ट एक वर्टिकल मूव आया था। तो इस तरीके के मूव के बाद एक कंसोलिडेशन, एक प्रॉफिट टेकिंग होना वो नॉर्मल है, और वो एक नॉर्मल करेक्शन और कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं। उसके हिसाब से आशीषा, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि एक बार 95 90 के जोन को भी ये टेस्ट कर दे। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी, अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का था, आपने ट्रेडिंग के लिए लिया था, पोजीशन को रिड्यूस कर दीजिए यहाँ पे। जब तक कि 130 के ऊपर नहीं आता है तब तक इसमें एंटर ना करें, या फिर एक बार 90 के पास नहीं आता तब तक एंटर ना करें। तो ईदर साइड आपको वेट करना चाहिए दोबारा से इसमें एंटर करने के लिए। चलिए, सवालों का सिलसिला तो यहाँ पर जारी है, लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि दिवाली पर ब्रोकरेज हाउसेस कहाँ बुलिश हैं और आखिर किन शेयरों में इस दिवाली पर निवेश करने से अगली दिवाली तक आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दिवाली पर ब्रोकरेज की स्पेशल पिक्स बताने के लिए शरद दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शरद, दिवाली से दिवाली तक की ब्रोकरेज हाउसेस की क्या रिकमेंडेशन है, क्या सूची है आपके पास? जी बिल्कुल, हमने जो है 3 ब्रोकिंग हाउसेस के जो है रिकमेंडेशंस लिए हैं, दिवाली पिक्स जिसे कहते हैं। सबसे पहले एक्सिस सिक्योरिटीज़ पे बात करें कि कहाँ पे जो है ये ब्रोकिंग हाउस बुलिश है, और जो स्टॉक पिक्स आए हैं वो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। इंडियन होटल्स यहाँ पे 800 का लक्ष्य दिया है। वही फार्मा स्पेस से लुपिन, जहाँ पे ऑफकोर्स नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं Q1 Q2 में, यहाँ पे भी देखें तो ₹600 का लक्ष्य दिया है। ओवरऑल देखा जाए तो अगर बैंकिंग स्पेस से AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इनकी पिक है। हाल ही में इनके रिजल्ट्स भी आए थे, जहाँ पे ₹800 का लक्ष्य दिया है। और जो ग्रेविटा इंडिया है, रियल एस्टेट जो आप कह सकते हैं रिसाइकलिंग वाली कंपनी है, उसमें ₹3000 का टारगेट प्राइस दिया हुआ है। ऑलमोस्ट देख सकते हैं 38% का रिटर्न पोटेंशियल अगले 12 महीने में देखने मिल सकता है। दूसरा जो अब ब्रोकिंग हाउस रहेगा वो फोकस में रहेगा कोटक सिक्योरिटीज़ का। यहाँ पे इनकी पिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे लार्ज कैप स्पेस से एक्सिस बैंक आता है, लक्ष्य ₹1500 का है। जोमेटो न्यू एज टेक कंपनी ₹315 का लक्ष्य है। और वही बात करें तो आधार हाउसिंग फाइनेंस जो हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी, यहाँ पे लगभग ₹550 का टारगेट दिया है। इन सारी कंपनीज जो अभी तक आए हैं दोनों ब्रोकिंग हाउसेस से, सबके जो रेंज है एवरेज रेंज 20 से लेकर 30% का अगले दिवाली तक का रिटर्न का एक्सपेक्टेशंस है। अब बात करते हैं निर्मल बंग के पिक्स के, तो यहाँ पे जो है उनके जो बुलिश नज़रिया वाले स्टॉक्स हैं उनमें LTTS आता है, लक्ष्य लगभग ₹6200 का है। और REC की बात करें तो यहाँ पे करेक्शन के बाद जो है लक्ष्य ₹776 का आ रहा है, यानी कि करंट लेवल से ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न पोटेंशियल देखने मिल सकता है। इसके अलावा केमिकल स्पेस से स्मॉल कैप कंपनी है आर्कियन केमिकल्स, यहाँ पे लक्ष्य ₹823 का है। और वही इसके अलावा बात करें तो फिनोटेक्स केमिकल्स एक और केमिकल कंपनी है, यहाँ पे ₹483 का टारगेट दिया है। तो ये ब्रोकिंग हाउस जो है केमिकल नेम्स भी पिकआउट किए, जहाँ पे 20 से लेके 28% तक का रिटर्न पोटेंशियल देखने मिल सकता है। तो ये 3 अहम ब्रोकरेजेस हैं और इनके दिवाली के पिक्स हैं। तमाम डिटेल्स यहाँ पर देने के लिए दिवाली से दिवाली तक कहाँ है कमाई के मौके ब्रोकरेज हाउसेस के तहत जानकारी के लिए। पर हमें काफ़ी सवाल आ रहे हैं, वहाँ से एक सवाल ले लेता हूँ। अजित जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। ये सवाल प्रतीक के तरफ से है। एक्सिस बैंक में कुछ 802 शेयर होल्ड कर रहे हैं। अगर रेट देखें तो कुछ 1245 के रेट पर इन्होंने खरीदारी की थी।
अब वहाँ से देखें तो स्टॉक गिरता हुआ तो नज़र आ रही है, कुछ 5-6% गिर चुका है, लेकिन पिछले कई सेशन से हम देख रहे हैं कि 200 DMA पे अच्छा सपोर्ट ले रहा है। अगर पिछले पूरा अक्टूबर महीने का देखें तो जो फॉल आया था वहाँ पे ही सपोर्ट लिया था, कुछ सेशन बाद भी वापस वहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी समय पहले अगर पिछले साल भी देखें तो तभी भी करीबन अप्रैल महीने में ही यहाँ से एक अच्छा बाउंस आया था, थोड़ा सा नीचे जाकर, अभी भी उसके ही पास ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या लगता है कि ये जो हिस्टोरिकल पैटर्न है थोड़ा सपोर्ट लेने की, वो कंटिन्यू हो सकता है यहाँ पर? बिल्कुल अंश, देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। ये पहला कि बैंकिंग आज के सेशन में भी जबकि मार्केट दोबारा से एक नेगेटिव टोन पकड़े हुए है, बैंकिंग कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखा रहा है और उसमें से आईसीआईसीआई और एचडीएफसी अभी लीड कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि एक्सेस में भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिख रही है, बिकॉज अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रिस्पेक्ट करते हुए, इसको होल्ड करते हुए इस तरीके से ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा रिकवरी वाला टोन या फिर कहिए कि थोड़ा सा बाइंग वाला टोन वो आएगा जब 1200 का आप क्रॉस करेंगे, क्योंकि 1200 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स अभी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, तो शायद ये आपको 1-2 दिन तक शायद परेशान करे 1200 को ब्रेक करने में। उसके बाद जो मूव आएगा तो दोबारा से 1280 से लेकर 1300 तक के जोन्स पॉसिबल है। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी इसमें बने रहिए 1140 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल, तो 1140 के स्टॉप लॉस के साथ एक्सिस बैंक में बने रहने की सलाह अजित की तरफ से। प्रकाश ने व्हाट्सएप पर एक सवाल भेजा है इंटरग्लोब एविएशन पर। उनके पास 50 शेयर है जो उन्होंने 3,900 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। याद रखें ओवर द वीकेंड नतीजे आए थे जो काफ़ी कमज़ोर थे। कई क्वार्टर्स के बाद कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया इस तिमाही में, जिसके चलते कल भारी गिरावट यहाँ पर दिखी थी। 5 दिनों का ट्रेंड देखें तो करीब 12% की गिरावट दिखी है। अजित, चार्ट्स पर देखें तो क्या राय होगी? 3,900 इनकी परचेज प्राइस है। बिल्कुल, देखिए इन्होंने शायद कल के डिक्लाइन में ही बाय किया है या फिर काफी टाइम पहले बाय किया था, प्रॉफिट्स हो रहे थे और तब इन्होंने एग्जिट नहीं किया। मेरे हिसाब से ये डिक्लाइन के बाद, कल के डिक्लाइन के बाद जो क्लोजिंग आई थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिखा रहा था कि बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा था लोअर एंड पे, करीब 37-3800 के बीच में। बट वहीं पे कि आप लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे स्लिप हुए हैं काफी लंबे टाइम बाद, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होना पॉसिबल है यहाँ पे। मेरे हिसाब से जब तक कि ये दोबारा से 4100 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज नहीं करता है तब तक थोड़ा रेंज बाउंड बायस रहेगा। आपके बाइंग प्राइस से अभी भी ऊपर है, मेरे हिसाब से आपको बाइंग प्राइस के स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3900 का, और ऊपर पे आप करीब 4100 को आप सस्टेन कर लेते हैं, फिर 4200-4300 तक के लेवल्स के लिए भी वेट कर सकते हैं। अजीत, व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे दर्शक मनोज खनका ने अपना सवाल भेजा है और 2 स्टॉक्स पर इनका सवाल है। IRFC इन्होंने लिया हुआ है 211 पर और इरेडा में 150 क्वांटिटी है और 32 बता रहे हैं। व्हाट्सएप पे सवाल है तो हमारे पास और क्लैरिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, इनका क्या नज़रिया है, पर दोनों में ही आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल कविता, देखिए इरेडा में थोड़ा बहुत बाउंस आपको देखने को मिल रहा है पिछले 2 सेशन से अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास बेसिकली आके। जैसे मैंने बताया कुछ एक PSUs में बाउंस होना शुरू हुआ है, बट अभी तक रिवर्सल के साइन नहीं है कि ट्रेंड रिवर्स हुआ है। मेरे हिसाब से अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया था और आप उसमें पोजीशन में फंसे हुए हैं, 190 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, कि अगर वो गया तो फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम और बढ़ेंगी इरेडा में, बिकॉज डिक्लाइन के केस में फिर वो ओपन है, बिकॉज मेजर कंसोलिडेशन 170-160 के पास आता है फिर, और वहीं पे रिकवरी के केस में 220 ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। वो ब्रेक होने के बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी आपको स्टॉक में आते हुए नजर आएगी। तो जब भी आप 220 को ब्रेक कर देते हैं तब आप 210 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को ट्रेल करके मेंटेन कर सकते हैं। वहीं पे IRFC की बात करें तो उसमें ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, मींस आप मेजर एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। बीच बीच में यहाँ पे भी बाउंस आए हैं बट वो फेड आउट हो रहे हैं, तो कुछ खास प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है पॉजिटिव साइड पे। यहाँ पे बस केवल एक सिल्वर लाइन ये है कि जो लास्ट कंसोलिडेशन का जो लो था 130-135 के जोन में, उन्हीं लेवल्स को आप बेसिकली अभी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी यही हो सकती है कि ड्यू टू ओवरसोल्ड पोजीशन थोड़ा सा बाउंस आपको देखने को मिले, जो कि स्टॉक करीब 150 से 55 तक के लेवल्स तक ले आए। तो वहां पे आपको रिकमेंडेशन होगी कि निकलने की कोशिश करें और इन द मीनवाइल 134 का स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें। बिल्कुल, तो सारे स्टॉक्स पर आपको रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट लेवल दे दिए गए हैं। इसी के साथ हमारे साथ अमित कुमार जी जुड़ चुके हैं।
माफ़ करिए, ये व्हाट्सअप क्वेश्चन है, व्हाट्सअप पर आया है। अमित जी का सवाल है, एनटीपीसी पर इनकी खरीदारी है। अजीत जी यहाँ पर जरा एनटीपीसी देखिए, 100 शेयर होल्ड कर रहे हैं 398 के भाव से। स्टॉक उसकी ही थोड़ा ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन चार्ट पे देखें तो अब जो फ्राइडे को पूरी बिकवाली थोड़ी थमती हुई नजर आई थी, ये इसकी बिकवाली 100 डीएमए पर थमती हुई नजर आई थी। उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक ऊपर आ चुका है 2 सेशंस में। आज हम काफ़ी सारे स्टॉक्स देख रहे हैं जो 100 और 200 डीएमए पर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या इस धनतेरस स्टॉक खरीदने के कोई इंडिकेशंस दिख रहे हैं इस तरह से? देखिए, एनटीपीसी में तो मेरी राय ये होगी कि जो इनका बाइंग प्राइस है वही इनका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऑफकोर्स लूज करना कोई लॉजिकल नहीं होगा, खासतौर से प्रॉफिटेबल पोजीशन में। यहाँ पे आज के सेशन में भी इसमें अटेम्प्ट हुआ था एक रिकवरी को स्ट्रेंथन करने का। करीब 414 के हाई बने हैं, 406 पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्लोजिंग अगर ये 412 के ऊपर कर पाता है तो डेफिनेटली रिकवरी एक्सटेंड हो सकती है करीब 420 से 25 तक। तो पोटेंशियल है स्टॉक में, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी बाइंग प्राइस 398 को ही स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करते हुए आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर आप बात करेंगे अंश की, यस, अगर आप स्ट्रक्चरली बात करेंगे कि बहुत सारे स्टॉक आपके मेजर एवरेजेस के पास, चाहे वो 100 EMA 200 EMA के पास आ चुके हैं या ट्रेड कर रहे हैं। इनमें देखिए सबसे इजी जो तरीका है आइडेंटिफाई करने का पोटेंशियल परफॉर्मर्स का, जो कम गिरे हैं, जैसे कि आईटी एज अ सेक्टर जहां पे गिरावट कम हुई है, फार्मा एज अ सेक्टर जहां पे गिरावट कम हुई है, इंस्टेड ऑफ लाइक कि जो स्टॉक ऑलरेडी अपने मेजर एवरेजेस के पास आ चुके हैं, कि निफ्टी अभी तक अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास नहीं आया है, तो इट मीन्स वो अपने मेजर एवरेजेस को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी आपको जो लॉन्ग साइड पे अगर आप पोजीशन देख रहे हैं, तो जो सेक्टर्स थीम स्ट्रांगली होल्ड कर रही हैं, चाहे आईटी हो, फार्मा हो, उन्हीं पे फोकस करना चाहिए लार्जली। कुछ एक सेलेक्टिव काउंटर्स बेस्ड ऑन अर्निंग अनाउंसमेंट्स, वहां पे भी आपको बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिख रहा है, जैसे कि बैंकिंग में, तो वहां पे भी आप फोकस कर सकते हैं। तो लार्जली आउट परफॉर्मेंस पे फोकस करिए इंस्टेड ऑफ जो स्ट्रगल कर रहे हैं स्टॉक अपने मेजर एवरेजेस के पास। विस्तार से आपने सलाह दी और इसी के साथ हमारा समय भी समाप्त हो गया है इस शो में। अजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते कोई डिस्क्लेमर्स या डिस्क्लोजर्स देना चाहेंगे? शुक्रिया कविता। तो देखिए, जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं, पर्सनली में से कोई भी मैं होल्ड नहीं करता हूँ, बट ये हमारे क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। धन्यवाद आपका। और इसी के साथ हम तीनों को भी इजाज़त दें शेयर बाजार सबका अधिकार में। और